हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला 2019 में हिंदी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही वाक्य का चयन कीजिए। ए, आपकी सौजन्यता सबको प्रभावित करती है। बी, सबको प्रभावित करती है आपकी सौजन्यता। सी, आपका सौजन्य सबको प्रभावित करता है। या फिर डी, सौजन्य आपका सबको प्रभावित करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सौजन्य सबको प्रभावित करता है। ये जो है सही वाक्य है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सौजन्यता। सौजन्यता शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं होता। सौजन्यता के स्थान पे हमेशा सौजन्य शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में अंबर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से अंबर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए द्यौ, ऑप्शन बी अभ्र, ऑप्शन सी अनंत या फिर ऑप्शन डी अम्बक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अम्बक। अम्बक जो है अंबर का पर्यायवाची नहीं होता है। अम्बक का पर्यायवाची होता है आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, विलोचन, अच्छी, चक, दृक और चश्मा। और ये जो है अंबर, अंबर का पर्यायवाची होता है द्यौ, अभ्र, अनंत, आकाश, गगन, व्योम, नभ, अंबर, शून्य, आसमान, अंतरिक्ष और फलक। चलिए अगला प्रश्न है, अज्जल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है। देखिए, अज्जल गगरी छलकत जाए, भरे गगरिया कुप्पे जाए, ये कहावत आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे इसका सही अर्थ बताना है। गुड़ के विरुद्ध काम करना, डींग हाँकना, संभल कर न चलना या फिर मूर्ख धनवान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डींग हाँकना। अज्जल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ जो होता है वो डींग हाँकना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किंतु कलाधर ने डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर। यह जो है किस अलंकार का उदाहरण है। वृत्यानुप्रास, शेखानुप्रास, अनत्यानुप्रास, तृतीयानुप्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्यानुप्रास। देखिए वृत्यानुप्रास में क्या होता है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ पे वृत्यानुप्रास होता है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास क्या होता है, तो जहाँ पे स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अभी उपसर्ग किस भाषा का है। हिंदी, संस्कृत, अरबी या फारसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। अभी जो है संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है सामीप्य। क्या होता है, सामीप्य, आधिक्य, और जो है इच्छा प्रकट करना। ये जो है अभी का अर्थ होता है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 19। चलिए अगला प्रश्न है, सहस्त्रानन किस समास का उदाहरण है। व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि, प्रादि बहुव्रीहि या फिर समनाधिकरण बहुव्रीहि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समनाधिकरण बहुव्रीहि। देखिए बहुव्रीहि समास जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला समनाधिकरण बहुव्रीहि समास, दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तीसरा तुल्य योग बहुव्रीहि समास और चौथा द्वितीहार बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पे दिया हुआ है सहस्त्रानन। सहस्त्रानन जो है समनाधिकरण बहुव्रीहि समास है और सहस्त्रानन का समास विग्रह हो जाएगा जिसके सहस्त्र आनन है, अर्थात विष्णु जी। चलिए अगला प्रश्न है, वह आया हो, यह वाक्य किस काल को बताता है। संभाव्य भविष्य, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य वर्तमान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य वर्तमान। देखिए वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। और यहाँ पे जो है वह आया हो, वह आया हो, यह वाक्य जो है संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, तो संभाव्य वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, वह चुपके से उठा और झट से चला गया। इस वाक्य में सही क्रिया विशेषण होगा। मूल क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण या यौगिक क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिक क्रिया विशेषण। देखिए ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और यौगिक क्रिया विशेषण जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है जैसे कि वह चुपके से, मन से, झट से, भूल से, ये सभी जो हैं यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। और यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिक क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्थानापन्न, अस्थायी, अल्पकालीन या काम चलाऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
स्थानापन्न। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है स्थानापन्न। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट। चलिए अगला प्रश्न है, विकारी कृदंत कितने प्रकार के हैं? इजी क्वेश्चन है, 4, 2, 3 या 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। देखिए हिंदी में रूप के अनुसार कृदंत के जो होते हैं वो दो भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। और विकारी कृदंत के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। पहला क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा कर्तृवाचक संज्ञा, तीसरा वर्तमानकालिक कृदंत और चौथा भूतकालिक कृदंत। चलिए अगला प्रश्न है, नीरे मूर्ख को बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है? नीरे मूर्ख को बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है? बिना सींग पूंछ का पशु, कोल्हू का बैल, काठ का उल्लू या गमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठ का उल्लू। देखिए काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ होता है नीरे मूर्ख अर्थात बिल्कुल मूर्ख होना। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कोल्हू का बैल। तो कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ होता है दिन रात परिश्रम करना। चलिए अगला प्रश्न है, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है हवा की कमी बेसी से, स्वर तंत्रियों से, अली जिह्वा से या फिर स्पष्टता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा की कमी बेसी से। देखिए अल्प प्राण क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण जो होता है अल्प मात्रा में होता है और हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। और सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो और हकार जैसी ध्वनि निकलती हो, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण व्यंजन होता है। और सभी ऊष्म व्यंजन अर्थात स और ह। चलिए अगला प्रश्न है, चूल्ही शब्द का मूल स्रोत बताइए। पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। चूल्ही शब्द का मूल स्रोत संस्कृत है। और चूल्ही जो है एक तत्सम शब्द है और चूल्ही का तद्भव जो होता है चूल्हा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपयुक्त का संधि विच्छेद बताइए। ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उप प्लस उक्त या उप प्लस युक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी प्लस उक्त बराबर उपयुक्त। और कौन सा स्वर संधि है, तो यड़ स्वर संधि है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।